नाग पूजा भाग 2। चारों ओर कोहराम मच गया। तिलोत्तमा पर तो मानो वज्रपात हो गया। उसकी माँ सिर पीट पीट कर रोने लगी। उसके पिता बाबू जगदीश चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े। हृदय रोग से पहले ही से ग्रस्त थे। झाड़ फूंक करने वाले आए, डॉक्टर बुलाए गए, पर विष घातक था। जरा देर में वर के होंठ नीले पड़ गए, नख काले हो गए, मूर्छा आने लगी। देखते ही देखते शरीर ठंडा पड़ गया। इधर उषा की लालिमा ने प्रकृति को आलोकित किया, उधर टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया। जैसे कोई मनुष्य बोरों से लदी हुई नाव पर बैठा हुआ मन में झुंझलाता है कि यह और तेज क्यों नहीं चलती, कहीं आराम से बैठने की जगह नहीं, राह इतनी हिल क्यों रही है, मैं व्यर्थ ही इसमें बैठा हूँ। पर अकस्मात नाव को भंवर में पड़ते देखकर उसकी मस्तूल में चिमट जाता है। वही दशा तिलोत्तमा की हुई। अभी तक वह वियोग दुख में ही मग्न थी। ससुराल के कष्टों और दुर्व्यवस्थाओं की चिंताओं में पड़ी हुई थी। पर अब उसे होश आया कि इस नाव के साथ मैं भी डूब रही हूँ। एक क्षण पहले वो कदाचित जिस पुरुष पर झुंझला रही थी, जिसे लुटेरा और डाकू समझ रही थी, वो अब कितना प्यारा था। उसके बिना अब जीवन एक दीपक था, बुझा हुआ, एक वृक्ष था, फल फूल विहीन। अभी एक क्षण पहले वो दूसरों की ईर्ष्या का कारण थी, अब दया और करुणा की। थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि मैं पतिविहीन होकर संसार के सब सुखों से वंचित हो गई। 1 वर्ष बीत गया। जगदीश चंद्र पक्के धर्मावलंबी आदमी थे, पर तिलोत्तमा का वैधत्व उनसे न सहा गया। उन्होंने तिलोत्तमा के पुनर्विवाह का निश्चय कर लिया। हंसने वालों ने तालियां बजाई, पर जगदीश बाबू ने हृदय से काम लिया। तिलोत्तमा पर सारा घर जान देता था। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होने पाती। यहाँ तक कि वो घर की मालकिन बना दी गई थी। सभी ध्यान रखते कि उसकी रंज ताज़ा न हो पाए, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी, जिसे देखकर लोगों को दुख होता था। पहले तो माँ भी सामाजिक अत्याचार पर सहमत न हुई, लेकिन बिरादरी वालों का विरोध जो जो बढ़ता गया, उसका विरोध ढीला पड़ता गया। सिद्धांत रूप से तो प्रायः किसी को आपत्ति न थी, किंतु उसे व्यवहार में लाने का साहस किसी में न था। कई महीनों के प्रयास के बाद एक कुलीन, सिद्धांतवादी, सुशिक्षित वर मिला। उसके घर वाले भी राजी हो गए। तिलोत्तमा को समाज में अपना नाम बिकते देखकर बहुत दुख होता था। वो मन में कुढ़ती थी कि पिताजी नाहक मेरे लिए समाज में नक्कू बन रहे हैं। अगर मेरे भाग्य में सुहाग लिखा होता तो यह वज्र ही क्यों गिरता। तो उसे कभी कभी ऐसी शंका होती थी कि मैं फिर विधवा हो जाऊंगी। जब विवाह निश्चित हो गया और वर की तस्वीर उसके सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू बह आए। चेहरे से कितनी सज्जनता, कितनी दृढ़ता, कितनी विचारशीलता टपकती थी। वो चित्र को लिए हुए माता के पास गई और शर्म से सिर झुकाकर बोली, अम्मा, मुंह तो मुझे न खोलना चाहिए, पर अवस्था ऐसी आन पड़ी है कि बिना मुंह खोले रहा नहीं जाता। आप बाबूजी को मना कर दें। मैं जिस दशा में हूँ संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अब की फिर वही शोक घटना। माँ ने सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, बेटी, कैसी अपशकुन की बातें मुंह से निकाल रही हो। तुम्हारे मन में भय समा गया है, इसी से यह भ्रम होता है। जो होनी थी वो हो चुकी। अब ईश्वर क्या तुम्हारे ही पीछे पड़े रहेंगे? तिलोत्तमा, हाँ, मुझे तो ऐसा ही मालूम होता है। माँ, क्यों? तुम्हें ऐसी शंका क्यों होती है? तिलोत्तमा, न जाने क्यों कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है कि फिर अनिष्ट होगा। मैं प्रायः नित्य डरावने स्वप्न देखा करती हूँ। रात को मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कोई प्राणी, जिसकी सूरत सांप से बहुत मिलती जुलती है, मेरी चारपाई के चारों ओर घूमता है। मैं भय के मारे चुप्पी साध लेती हूँ, किसी से कुछ कहती नहीं। माँ ने समझा ये सब भ्रम है। विवाह की तिथि नियत हो गई। ये केवल तिलोत्तमा का पुनर्संस्कार न था, बल्कि समाज सुधार का एक क्रियात्मक उदाहरण था। समाज सुधारकों के दल दूर दूर से विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। विवाह वैदिक रीति से हुआ। मेहमानों ने खूब व्याख्यान दिए, पत्रों ने खूब आलोचनाएं की। बाबू जगदीश चंद्र के नैतिक साहस की सराहना होने लगी। तीसरे दिन बहू के विदा होने का मुहूर्त था। जनवासे में यथासाध्य रक्षा के सभी साधनों से काम लिया गया था। बिजली की रोशनी से सारा जनवास दिन सा हो गया था। भूमि पर रेंगती हुई चींटी भी दिखाई देती थी। केशों में न कहीं शिकन थी, न सिलवट और न झोल। शामियाने के चारों तरफ कनातें खड़ी कर दी गई थी।
किसी तरफ से कीड़े मकोड़ों के आने की संभावना न थी, पर भावी प्रबल होती है। प्रातः काल के 4 बजे थे। तारागणों की बारात विदा हो रही थी। बहू की विदाई की तैयारी हो रही थी। एक तरफ शहनाइयाँ बज रही थी, दूसरी तरफ विलाह की आंत्र ध्वनि उठ रही थी। पर तिलोत्तमा की आंखों में आंसू न थे। समय नाजुक था। वो किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी। उसके सिर पर तलवार लटक रही थी। रोने और सहेलियों से गले मिलने में कोई आनंद न था। जिस प्राणी का फोड़ा चिलक रहा हो, उसे जर्राह का घर बाग में सैर करने से ज्यादा अच्छा लगे तो क्या आश्चर्य है। वर को लोगों ने जगाया। बाजा बजने लगा। वो पालकी में बैठने को चला कि वधू को विदा करा लाए, पर जूते में पैर डाला ही था कि चीख मारकर पैर खींच लिया। मालूम हुआ पांव चिंगारियों पर पड़ गया। देखा तो एक काला सांप जूते में से निकलकर रेंगता चला जाता था। देखते देखते गायब हो गया। वर ने एक सर्द आह भरी और बैठ गया। आंखों में अंधेरा छा गया। शेष अगले भाग में।